गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू प्रोग्राम के अंदर। रात के 10 बजे हैं। किन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, उसमें ख़ास तौर से ट्रंप के द्वारा एक खालिस्तानी सिंपथाइज़र हरमीत कौर ढिल्लों, उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की पोस्ट दे दी गई है। क्या मसला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अडानी का जो श्रीलंका के अंदर पोर्ट है CWIT, उसके लिए अमेरिका के वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और उसने $553 मिलियन यानी कि इंडियन करेंसी में करीब 4,500 करोड़ का लोन लास्ट ईयर सैंक्शन कर दिया था, लेकिन अब वो कैंसल हो गया है। तो अडानीज ये कह रहे हैं कि हम उससे पैसे नहीं लेंगे और इंटरनल सोर्सेस से इंडिया में ही अब इंडियन बैंक से हम पैसा लेंगे या अपने इंटरनल सोर्सेस से पैसे का हम बंदोबस्त करने जा रहे हैं। तो ये एक इस मामले में देखा जाए तो एक बड़ी खबर है, ये कही जा सकती है। कुछ और भी हैं। बांग्लादेश की एक मेजर न्यूज़ है, उसके ऊपर भी हम आएंगे कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय निकल कर सामने आ रहे हैं। साथ ही में हम बात करेंगे कि ख़ास तौर से बांग्लादेश के अंदर जो बिगड़ते हुए हालात हैं, उन बिगड़ते हालात में भारत के राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी जिनका विंग है, RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, वो क्या कह रहे हैं। और वो शायद लगता है कि एक खतरनाक मोड़ की ओर जा रहे हैं, और वो खतरनाक मोड़ मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है वो सिर्फ आपको एक बर्बादी के रास्ते पर ही लेकर जा सकता है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। चलिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं अडानीज के बारे में। अमेरिका की जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उनका $553 मिलियन का ये लोन था अडानी के श्रीलंका पोर्ट के लिए। मैं आपको यहाँ बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी जब जब विदेश गए हैं अडानी को साथ लेकर जाते हैं। हालांकि वो अलग फ्लाइट से जाते हैं, वो अलग फ्लाइट से जाते हैं, लेकिन जितने देशों में जाते हैं वहाँ प्रेशर डाला जाता है कि वहाँ के प्रोजेक्ट्स उसको दिए जाएं। केन्या के जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी इसी सिलसिले में हुए सारे के सारे, जहाँ पर केन्या पर दबाव डाला गया था, और उनके प्रेसिडेंट रूटो थे जिन्होंने फिर ये एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट और एक थर्मल पावर ट्रांसमिशन लाइंस का प्रोजेक्ट था जो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का इंडियन करेंसी में जो था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो टोटल एनर्जी फ्रांस का एक नया स्टेटमेंट आता है और उनका कहना है कि हमारा जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है अडानी के साथ उसे हम ख़त्म कर रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें, और जब तक कि अडानी जो है अमेरिका की अदालतों से बरी नहीं हो जाते हैं। आपको हाइफा पोर्ट भी याद होगा। हाइफा पोर्ट इजराइल का मेजर पोर्ट है, वो भी अडानी के पास है, और वो तब हुआ था जब मोदी जी ने इजराइल की 2-3 यात्राएं की और उसमें अडानी भी वहां पहुंचे थे 1-2 हफ्तों के बाद, और वो उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किया था। अगर आप भूले नहीं होंगे तो मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उनके साथ उस समय की SBI की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य भी थी, और अडानी भी उसी टेबल पर वहाँ बैठे थे, और वहाँ पे जो कोयले की जो माइंस हैं उसके ऊपर जो सौदा हुआ था, तो वहाँ पर हज़ारों करोड़ का चेक काट कर अरुंधति भट्टाचार्य जो थी उन्होंने वहाँ पर दिया था अडानी के फेवर में। तो आप सोच सकते हो कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वो अडानी को प्रोजेक्ट दिलवाते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ में कभी कभी नहीं आती है कि असल में भारत का प्रधानमंत्री है कौन? अडानी प्रधानमंत्री है या मोदी प्रधानमंत्री है? और क्या आप प्रधानमंत्री होने के नाते किसी एक बिजनेसमैन के एजेंट का काम करते हैं क्या? ब्रोकर का काम करते हैं क्या? अब ये मैं मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये शब्द जो है कई लोगों को बुरे लग सकते हैं। अब 4,500 करोड़ का इंडियन करेंसी में जो लोन था जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने दिया था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि जब तक आप बरी नहीं हो जाते हम आपको लोन नहीं देंगे।
मैं आपको याद दिला दूं कि ये लास्ट सितंबर के अंदर ही 2023 के, यानी कि सवा साल पहले ही ये पूरा का पूरा अप्रूवल इस पैसे का हो चुका था, इस लोन का अप्रूवल हो चुका था, लेकिन अभी तक ये फंड जो था डिसबर्स नहीं किया गया था, इन्हें फंड दिया नहीं गया था। और अब ये सारा का सारा मसला हो गया जो कि अमेरिका की अदालतों के अंदर है, तो अब तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन इंडियन मीडिया में इसको घुमाया गया और अडानी ने एक नई प्रेस रिलीज दी और कहा गया कि अब हम पैसा नहीं लेंगे अमेरिका से और हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने इंटरनल सोर्सेस के सो कॉल्ड मनी विल बी जनरेटेड और उसको हम लगाएंगे, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो कंपनी है वो कोलंबो के अंदर वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल यानी कि CWIT पर काम कर रही है। अब अडानी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैंने इस रिक्वेस्ट को वापस ले लिया कि मुझे $553 मिलियन नहीं चाहिए। इससे पहले $600 मिलियन का भी उन्होंने वापस ले लिया था अमेरिका से। एक्चुअली आपको दिखाया जा रहा है इन एक्चुअलिटी DFC ने, यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है, उन्होंने मना कर दिया कि जब तक आप आरोपों से बरी नहीं होगे हम आपको लोन नहीं देंगे। लेकिन मंजूरी देने के बाद अब जो कि DFC थी वॉशिंगटन की, अमेरिका की, वो इस सौदे की समीक्षा कर रही थी, भाई इसको पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लेकिन अब देर रात तक ऐसी खबरें आ रही थी कि भाई उन्होंने मना कर दिया है और हम आपको पैसा नहीं देंगे। इन्होंने अब चाल चली, ये कहा कि अच्छा हम रिक्वेस्ट वापस ले लेते हैं, और भारत के मीडिया को और जनता को बताया गया कि हमने दरअसल क्या है कि रणनीति बदल दी है, स्ट्रैटेजी बदल दी है, अब हमें अमेरिका से कोई पैसा नहीं चाहिए और हम अपने आप अपने जो संसाधन हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसके द्वारा हम अपना काम पूरा का पूरा कर लेंगे। हालांकि पोर्ट तो बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन श्रीलंका के अंदर भी वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी कहना था कि हम इस प्रोजेक्ट को रीअसेस करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या बेईमानियाँ की गई हैं और क्या नहीं किया गया, और हमें लगेगा कि ये गलत है तो हम अडानी को इस पोर्ट के पूरे सौदे में से निकाल देंगे। तो एक के बाद एक जो बुरी खबरें हैं वो अडानी के लिए थमती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि ये 4,500 करोड़ जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने देना था, अब उसको भारतीय बैंकों से एक फ़ोन करवा के दे दिया जाए, क्योंकि भारतीय जो बैंक है या LIC है जो लोन देती है, उनकी तो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उनके अंदर तो अब क्या कि खड़े होने की हिम्मत बची नहीं है। तो उनको जो ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर को मानना है और आगे से लोन देना है, भले उसकी उतनी वक़्त हो या नहीं हो। तो हमारे यहाँ तो गुलामों की भांडगिरी की लाइन लगी हुई है, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। तो अडानी का ये प्रोजेक्ट पूरा तो हो जाएगा, लेकिन अब बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा कि उसको ये 4,500 करोड़ देगा कौन और वो कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि इंटरनल उनके इतने पैसे तो उनके पास है नहीं, तो कहीं ना कहीं से जुटाएंगे, तो पैसे जनता के जाएंगे। तो चूना किसको लगना है? भारत की जनता को लगना है। पहले भी किसको चूना लगा था? भारत की जनता को लगा था। अब भी चूना भारत की जनता को लगेगा, लेकिन भारत की जनता को जब तक समझ आएगा तब तक एक दिन पता नहीं अडानी हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके होंगे और उड़न छू हो चुके होंगे। कौन किसका ब्रोकर था, कौन किसका दलाल था, किसने किसको प्रोजेक्ट दिलवाया, बाद में इंक्वायरियाँ होती रहेंगी, CBI की इंक्वायरी, ED की इंक्वायरी, और उसका रिजल्ट क्या होगा? वही ढाक के 3-5 जो चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में किया, उन्होंने भी बचा दिया उसका पूरा का पूरा जजमेंट देके। तो चंद्रचूड़ साहब सिर्फ एक ही पाप के पापी नहीं है, बहुत सारे पापों के पापी हैं। और एक बड़ा पाप जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अलावा जो है वो अडानी के साथ जो केसेस है वो भी उनका पाप है, और इतिहास उनको माफ नहीं करेगा कि ही वर्कड एज समबडीज पर्सन बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरे मुद्दे के ऊपर आते हैं, वो मुद्दा है साहब बांग्लादेश का। और बांग्लादेश का मुद्दा इस समय और क्रिटिकल इसलिए हो गया कि मैं लगातार इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। शेख हसीना को अब बोल दिया गया कि रोज़ नए नए स्टेटमेंट दो। अब क्या भारत शेख हसीना के द्वारा कुछ ऐसा करने जा रहा है कि वो श्रीलंका अपना बांग्लादेश का तख्ता पलट कर देना चाहता है क्या? ये आपको मैं क्यों कह रहा हूँ तख्ता पलट, मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। अभी VHP और बजरंग दल के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश के अंदर आक्रमण कर देना चाहिए। आक्रमण करने का मतलब ही तख्ता पलट होता है। और इनका ये भी कहना है कि वहाँ पर बांग्लादेश के 4 टुकड़े कर देने चाहिए। कई लोग यहाँ तक आ गए हैं।
4 टुकड़े बना के कहते हैं उसमें एक हिस्सा हिंदुओं को दे देना चाहिए, 1.5 करोड़ हिंदुओं को, ताकि वहाँ पर एक अलग पूरा का पूरा हिंदू कंट्री बन जाए भारत और बांग्लादेश के बीच में। बहुत खतरनाक प्लान है साहब। इनको लगता है कि ये कोई हिंदुस्तान का एक राज्य है और उस राज्य के अंदर गवर्नर को कभी बदला जा सकता है, मुख्यमंत्री को कभी बदला जा सकता है और कभी भी राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, जैसे कि हमने कश्मीर में कर दिखाया। अब आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है सुनील आम्बेकर। अब उनका कहना है कि देखो जी, बातचीत अगर फेल हो जाती है, और ख़ास तौर से अभी विक्रम मिश्री जो हैं भारत के जो विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो बांग्लादेश गए थे, उन्होंने बातचीत की, लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा कि आप हमारे इंटरनल मसलों के अंदर दखलंदाजी बंद कीजिए। विक्रम मिश्री का कहना था कि हम हिंदुओं के प्रति चिंतित हैं। वो बोलते हैं चिंतित होना एक बात है, इंटरफेयर करना दूसरी बात है, लेकिन आप इंटरफेयर कर रहे हैं इस समय। सुबह से लेकर शाम तक आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करते हैं, ये उचित नहीं है। वो आपके सिटीजन नहीं हैं, वो बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं और उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। द ब्लैटेंट यू कैन से द जो यूज़ किया गया वर्ड्स का मोहम्मद यूनुस साहब ने कि डोंट इंटरफेयर इन द पर्सनल एंड इंटरनल अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस एंड यू आर टॉकिंग अबाउट हिंदूज, दे आर नॉट योर सिटीजन्स, दे आर माई सिटीजन्स एंड their protection is my responsibility and not your responsibility. So please don't be that much concerned. Leave it to us how to handle the situation in our country. मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत चुभेगा। और उसके बारे में जब आरएसएस के बड़े नेता सुनील आम्बेकर जब एक फंक्शन के अंदर कहते हैं कि इफ द टॉक्स फेल, देखिए वर्ड पे गौर कीजिएगा, क्या कहा उन्होंने, इफ द टॉक्स फेल the other options to save Bangladeshi Hindus must be applied by government of India. ये अदर ऑप्शंस, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है अदर ऑप्शंस, और ये कोट अनकोट में मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर में है। अदर ऑप्शंस क्या हैं? क्या भारत अटैक करने जा रहा है बांग्लादेश को? अब ये मेरी समझ से बाहर है। और फिर आम्बेकर कहते हैं द काश्मीर इशू केप्ट हैंगिंग एट द यूनाइटेड नेशन फॉर द ईयर्स टिल गवर्नमेंट फाइनली अबॉलिश्ड आर्टिकल 370. द आउटसाइडर्स विल नॉट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, वी अवरसेल्फ नीड टू टेक ए स्टेप फॉरवर्ड. एंड ही added, India stands with not only Hindus and minorities in Bangladesh but also those facing atrocities in Pakistan and Afghanistan. तो इनकी चर्चा सारी की सारी हिंदुत्व से शुरू होती है और हिंदुत्व के ऊपर ख़त्म हो जाती है। और अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई कि बांग्लादेश के ऊपर दूसरी ऑप्शन अपनाया जाए, और दूसरी ऑप्शन अटैक करने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी इंदिरा गांधी नहीं है जिनके अंदर इतनी हिम्मत हो कि किसी पे अटैक करें। ना ही मोदी जी के पास कोई मानेक शाह जैसा जनरल, मानेक शाह जैसा कोई जनरल है जो इतनी हिम्मत वाला जनरल हो। और मैं ये भी समझ कर चलता हूँ यहाँ पर कि इंदिरा गांधी के अंदर वो टैक्टफुलनेस थी, वो बुद्धि थी, वो जवां क्या कहते हैं कि एक मर्दी थी उसके अंदर, जिसको कि दुर्गा का रूप नाम दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि ये तो इंदिरा गांधी ही कर सकती हैं। लेकिन इंदिरा जैसी बहादुरी जो है मोदी के अंदर नहीं है। मोदी ने तो हमेशा एक ही बात कही है कि भारत ने कभी विदेशी भूमि पर जाकर आक्रमण नहीं किया है, हम तो युद्ध की भूमि से नहीं बुद्ध की भूमि से आते हैं। तो अब रोज़ रोज़ ये कथावाचक की तरह सब जगह कहते हैं कि हम तो बुद्ध की भूमि से आते, तो आप आक्रमण कैसे करेंगे? इफ़ यू आर थिंकिंग टू अटैक बांग्लादेश, टू डिसइंटीग्रेट इट, या वहाँ पर आप तख्ता पलट करना चाहते हैं, तो ये अदर ऑप्शन जो आरएसएस ने सुझाया है ये बहुत खतरनाक है। अगर इंडिया इस ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लीडरान होंगे जो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये कोई ऑप्शन नहीं है। बांग्लादेश जैसे कंट्री को जिसकी सेना बहुत वीक है, आप वहाँ जाके विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं और बांग्लादेश को तोड़ना चाहते हैं, या वहाँ पर शेख हसीना को दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक कदम होगा भारत के हिसाब से। और मैं समझता हूँ कि इंडिया को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर ये ऑप्शन ले लिया गया तो फिर उसके बाद कुछ उसके अंदर बच नहीं पाता है। अब आते हैं एक और मुख्य खबर के ऊपर। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के पोस्ट के ऊपर हरमीत कौर ढिल्लों को चुना है। हरमीत कौर ढिल्लों को
खालिस्तानी सिंपैथाइजर माना जाता है और वो सिविल लिबर्टीज़ के डिवीज़न को हेड करेंगी जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर। भारत के अंदर बहुत परेशानी होगी इससे, भारतवासी भी परेशान होंगे कि अभी तक हम हरमीत कौर ढिल्लों को, जिसको कि हम ट्रंप का यानी कि मागा सपोर्टर या मागा लॉयलिस्ट कहते हैं, उसके रूप में देखते आए थे और एक किस्म से उसको खालिस्तानी ही कहते थे। लेकिन अब हरमीत कौर ढिल्लों जब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बना दी गई हैं, अपॉइंट कर दी गई हैं, तो भारत के अंदर बीजेपी सरकार को करवटें बदलने का मौका मिल गया है। अब उसके अंदर नाराज़गी भी होगी, आरएसएस वाले भी नाराज़ होंगे कि ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली। और यहाँ पर जो खबर हमारे पास है वो यही है कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे picked Harmeet Kaur Dhillon, a California lawyer and MAGA loyalist seen as by some Indian critics as Khalistani sympathizer, to head the U.S. Justice Department Civil Rights Division. Nominating her as an Assistant Attorney General, Trump said in a social media post that Harmeet Kaur Dhillon has stood up consistently to protect our cherished civil liberties, including taking on big tech for censoring our free speech. He also called her one of the top election lawyers in the country, ostensibly because she worked tirelessly to overturn the 2020 election results in his favor. Trump also noted that she is a respected member of the Sikh religious community, even as the pro-India critics were in ferment over the pick, calling out her purported support for Khalistani elements in US and Canada, such as Guru Patwant Singh Pannu, for backing militant anti-government farmers' agitation in India. The social media post, Sanjay Lazar, a Harvard lawyer who lost family member in the Air India Kanishka bombing carried out by Sikh terrorists, said that Dhillon's pro-Khalistani and anti-India stance will be detrimental to India, pushing for the indictment and the extradition of Pannu and other Khalistani persons. It's a very big report जो मैंने आपके सामने पेश की है। लेकिन चंडीगढ़ में पैदा हुई ढिल्लों came to the US as 2-year-old when her father, a doctor, left what she would later describe as a Soviet client state. तो ये सारी की सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, लेकिन भारत को पसंद नहीं आएगा कि हरमीत कौर ढिल्लों को असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बना दिया जाए। ये लगता है कि बहुत सारे सरकार के अंदर जो है परेशानियां पैदा होंगी और शायद हो सकता है जो सिख कम्युनिटी है उनको बहुत खुशी होगी कि उनका एक बहुत बड़ी जो हस्ती है हरमीत कौर ढिल्लों को एक प्रॉपर रिकॉग्निशन वहां पर मिला है। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी पेशकश, खासतौर से वर्ल्ड व्यू के अंदर, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी भी हूँ तो मुझे नेटवर्क की काफ़ी परेशानियां हैं, रिकॉर्डिंग की परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे दर्शक जो डेली मेरे पास मेरे प्रोग्राम में आते हैं, देखते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता अभी, लेकिन मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा जो इतनी बड़ी संख्या में साथ में जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ में हाँ, न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। गुड नाइट आप सबको।